माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बेटर होंगे। मैं प्रीति आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गवर्नमेंट कंपटीशन हब में। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति का चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर करवाने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन, यानी समझा के। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड, तुलनात्मक राजनीति क्या है और इस विद्या के विकास के रूप में संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। माय डियर फ्रेंड, प्रश्न उत्तर पढ़ने के पहले आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरे चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की हूँ। अगर वो वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये प्रश्न उत्तर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न उत्तर है, फर्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति क्या है और इस विद्या के विकास के रूप में संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ओके, तो आंसर है, जब से राजनीति का आरंभ हुआ, किस चीज का? राजनीति का आरंभ हुआ है, तब से ही तुलनात्मक अध्ययन किए जाते रहे हैं। मतलब जब से हमारा पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ, राजनीति स्टार्ट हुआ, तब से तुलनात्मक अध्ययन किए जाते रहे हैं। जी विल्डन का मत है, किनकी बात की जा रही है? जी विल्डन का मत है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो पहले के जो तुलनात्मक सरकार का अध्ययन था वो अत्यंत कठिन था और अत्यधिक महत्वपूर्ण भी था, और आरंभ में ही मनुष्य का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। स्टार्टिंग में ही जो मनुष्य का ध्यान था वो राजनीति की ओर आकर्षित हुआ। सारांश रूप में तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के मत समानताओं और विषमताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना को ही तुलनात्मक राजनीति पद्धति कहा जाता है। सिडनी वेब के अनुसार, यदि आप तुलनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो समस्याओं के सैद्धांतिक पंचों का अन्वेषण करना होगा। सिडनी वेब के अनुसार क्या बात की जा रही है कि सिडनी वेब के अनुसार यदि आप तुलनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो समस्याओं के सैद्धांतिक पक्षों का अन्वेषण करना होगा, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा तथा पश्चिमी यूरोप के राज्यों के अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आदि के नवोदित राष्ट्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। सिडनी वेब के अनुसार, यदि आप तुलनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो समस्याओं के सैद्धांतिक पक्षों का अन्वेषण करना होगा। क्या करना होगा? सैद्धांतिक पक्षों का अन्वेषण और राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा तथा पश्चिमी यूरोप के राज्यों के अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आदि के नवोदित राष्ट्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तुलनात्मक राजनीति का आरंभिक विकास अरस्तु के 158 देशों के संविधान के अध्ययन से हुआ है। तुलनात्मक राजनीति का जो आरंभिक विकास हुआ, जो स्टार्टिंग हुआ है, वो विकास हुआ है जो अरस्तु के 158 देशों के संविधान के अध्ययन से हुआ है। उसके बाद रोम के सिसरो, पॉल्बियस, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, वेजहॉर्ट, सर हेनरीमैन, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर और न्यूमैन आदि ने इस पद्धति को अपनाकर इसका परंपरागत विकास किया है। पहले तो अरस्तु ने किया अध्ययन, उसके बाद रोम के सिसरो, पॉलिबियस, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, वेजहॉर्ट, सर हेनरीमैन, लॉर्ड ब्राइस, फाइनर और न्यूमैन आदि ने इस पद्धति को अपनाकर इसका परंपरागत विकास किया है। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका प्रमुख रूप से विकास हुआ। किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1950 के बाद, जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास हुआ है। जी रॉबर्ट्स विनर तथा ऑलमंड डार्डी ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तुलनात्मक राजनीति के विकास में डेविड स्टर्न, ऑलमंड, कॉलमेन तथा विनर आदि विद्वानों ने राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवेचन किया। किन्होंने किया है? तुलनात्मक राजनीति के विकास में डेविड स्टर्न, ऑलमंड, कॉलमेन तथा विनर आदि विद्वानों ने राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवेचन किया है। डेविड स्टर्न का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसे संशोधित करके इसे आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। ओके, जो डेविड स्टर्न का विश्लेषण है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसे संशोधित करके आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं बार बार यही बोलना चाहूंगी कि प्रीवियस वीडियोस को देखिए। सबसे पहले चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, पहले चैप्टर को समझिए। अगर आप चैप्टर को 3 से 4 बार अगर वीडियो को आप रिपीट कर लेते हैं तो आपको प्रॉपरली हर चीज समझ आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कहीं से भी एग्जामिनर्स दे, आप लोग प्रॉपर वे में जवाब दे सकते हैं। तुलनात्मक प्रणाली की क्षमता तथा दुर्बलता का विश्लेषण कीजिए।
तुलनात्मक प्रणाली की सहायता से हम स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। किस चीज को? तुलनात्मक प्रणाली की सहायता से हम स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को समझा और स्पष्ट किया जा सकता है तथा यह संभावित घटनाओं व व्यवहारों को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। इसके द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है। इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जा सकता है और इसकी मुख्य दुर्बलताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? इसमें व्यवहारिक रूप से गलती होने का भय रहता है। उदाहरणों की संख्या में कठिनाई भी पाई जाती है। आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई होती है और किसी भी देश के सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर होता है। एक बार और मैं समझाना चाहूंगी। तुलनात्मक प्रणाली की क्षमता तथा दुर्बलता का विश्लेषण कीजिए। तुलनात्मक प्रणाली की सहायता से हम स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं। किसको किसको? देखिए, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित राजनीतिक घटना को समझ सकते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवहारों की जटिलताओं को समझा और स्पष्ट किया जाता है। राजनीतिक व्यवहारों की जटिलताओं को समझा और स्पष्ट किया जाता है तथा यह संभावित घटना व व्यवहारों को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। इसके द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है। इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों को पुनः परीक्षण किया जा सकता है और इसकी कुछ मुख्य दुर्बलताएं निम्नलिखित है। इसमें व्यवहारिक रूप से गलती होने का भय होता है। क्या होता है व्यवहारिक रूप से? गलती होने का भय। उदाहरण की संख्या में कठिनाइयां भी इसमें पाई जाती है। आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई होती है और किसी भी देश के सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर होता है। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई चीज वैसी नहीं है जैसी कि दिखाई देती है। इंग्लैंड के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वहाँ की कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी कि दिखाई देती है। देखने में इंग्लैंड में राजा और रानी सर्वोच्च है। क्या है? देखने में इंग्लैंड में राजा और रानी सर्वोच्च यानी मेन है, परंतु वास्तव में शक्ति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के पास होता है। ऐसे तो इंग्लैंड में कहा जाता है कि वहाँ के जो राजा रानी है वो मेन है, परंतु वास्तव में शक्ति किसके पास होता है? पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के पास। डाइसी के अनुसार संसद सर्वोच्च है, परंतु विद्वानों का कहना है कि मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। ओके, विद्वानों का क्या कहना है? कि मंत्रिमंडल सर्वोच्च है, परंतु रेमजे मेयर के अनुसार मंत्रियों के उत्तरदायित्वपूर्ण आवरण के अंतर्गत नौकरशाही शासन करती है। पाकिस्तान अपने को प्रजातांत्रिक देश मानते हैं। पाकिस्तान अपने आप को क्या मानते हैं? प्रजातांत्रिक देश मानते हैं, परंतु वहाँ सेना प्रभुत्व है। इसी प्रकार भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, परंतु यहाँ भी न्यायाधीश व राज्यपाल आदि निर्वाचित होते हैं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संपत्ति का मूल अधिकार जो सभी जगह पाया जाता है वह भारत में नहीं है। अतः भारत को सभी देश प्रजातांत्रिक देश नहीं मानते, परंतु भारत की जनता और सभी विद्वान इसे सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश बताते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारी चीजें मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अतः तुलनात्मक राजनीति की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि विद्वानों में मतभेद होता है। तुलनात्मक राजनीति की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कि विद्वानों में मतभेद होता है, क्योंकि वास्तव में विभिन्न देशों में कोई चीज वैसी नहीं है जैसी कि दिखाई देती है या बताई जाती है। अतः वास्तविकता का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है। एक दुर्बलता यह है कि राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया तथा घटकों की किस प्रकार से तुलना की जाए, यह एक कठिन समस्या है। क्या दुर्बलता है? यह एक दुर्बलता है कि राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रक्रिया तथा घटकों की किस प्रकार से तुलना की जाए, यह एक कठिन समस्या है। विद्वानों के लिए किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था को समझना अत्यंत कठिन होता है। जैसे भारतवर्ष की राजनीतिक जाति व्यवस्था से प्रभावित होती है, परंतु विदेशी विद्वानों के लिए उसको समझना अत्यंत कठिन होता है। तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक स्तर पर अस्पष्टता पाई जाती है। सरकार व संस्थाएं गोपनीयता के नाम पर सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते, अतः विश्वसनीयता की कमी रहती है।
थर्ड क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, तुलनात्मक प्रणाली के समसामयिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तुलनात्मक प्रणाली विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायता देती है। तुलनात्मक प्रणाली क्या है? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायता देती है तथा समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालती है। किस चीज पे? समानता और असमानता पर। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में कोई भी देश अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किए बिना उसके बारे में उचित निर्धारित नहीं कर सकता। कौन? वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में कोई भी देश अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किए बिना उसके बारे में उचित नीति निर्धारित नहीं कर सकता। तुलनात्मक पद्धति अब विस्तृत और अधिक वैज्ञानिक बन गई है। इसमें चुनाव, राजनीतिक दल, हित समूह व दबाव समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक समूह क्या हो चुका है? तुलनात्मक पद्धति जो है आपका वो विस्तृत हो चुका है और अधिक वैज्ञानिक बन गए हैं। इसमें चुनाव, राजनीतिक दल, हित समूह और दबाव समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें सार्वजनिक नीति तथा राजनीतिक नीति का भी अध्ययन किया जाता है। किस चीज का? सार्वजनिक नीति और राजनीतिक नीति। राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न संदर्भों को समझना इसी के द्वारा संभव है। किसके द्वारा समझना संभव है? तुलनात्मक प्रणाली के द्वारा। तुलनात्मक पद्धति में सिद्धांत निर्माण का अध्ययन भी संभव है। तुलनात्मक पद्धति में क्या संभव है? सिद्धांत निर्माण का अध्ययन। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा संतुलन को समझा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की चुनौती को समझा जा सकता है। तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता इस बात में है कि इसकी सहायता से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जा सकता है और उसकी प्रामाणिकता जांची जा सकती है। इसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अतीत में स्थापित राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों में भी मान्य है या नहीं। अगर यह उचित है तो कितना उचित है। यह तथ्यपूर्ण कहा जा सकता है कि तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक राजनीति की प्राणवायु है तथा कुछ लेखक तो इसे बहुत अधिक आगे बढ़कर यह कहने लगे हैं कि तुलनात्मक पद्धति हमारे समस्त अध्ययन विषय राजनीतिक विज्ञान की ही जलवायु है और अध्ययन की सबसे प्रमुख विद्या है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका चैप्टर 1 का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन भी और क्वेश्चन आंसर भी। इस वीडियो में मैंने आपके जितने 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए और प्रीवियस वीडियो में आपकी पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग पहले एक्सप्लेनेशन को 3 से 4 बार देखें, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया तो फिर आपके क्वेश्चन कहीं से भी अगर आता है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी, उसका नाम है तुलनात्मक दृष्टिकोण और प्रणालियां, व्यवस्था, संरचना और सार्वजनिक नीति। ओके माय डियर फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।